हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने ताइवान के पास दागी 11 डेंग फेंग मिसाइलें जापान में जाकर गिरे। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। चीन ने मारा ताइवान पर, जा गिरा जापान में। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। और दोस्तों अब जापान के रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर दे दिया है बहुत बड़ी चेतावनी। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है बड़ी खबर, क्या एक्शन लेने वाला है जापान। और साथ ही साथ आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर भारतीय मीडिया पर बुरी तरह भड़क उठा है चाइना। जी हां दोस्तों, कह दिया है ताइवान वाले मुद्दे पर अब ये बात दोस्तों। और साथ ही बताएंगे आपको जहां पर डीआरडीओ ने कर दिया एक और कमाल, आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान और खुश। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इस दिन मिलेगी 12वीं किस्त की रकम दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पीएम उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ी खबर दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर तिरंगे अभियान का पुरजोर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने ताइवान के पास दागी 11 डोंग फेंग मिसाइलें जापान में जा गिरी। जी हां, चरम पर पहुंचा दोनों देशों के बीच तनाव। बता दे चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है दोस्तों। गुरुवार को एक कदम आगे बढ़कर चीन की तरफ से 11 मिसाइलें दागी गई। ताइवान की सरकार ने इसकी अब पुष्टि कर दी है दोस्तों। उनके आसपास के इलाकों की तरफ से ये मिसाइलें फायर हुई है, लेकिन ताइवान की जगह दोस्तों जापान में जा गिरी है चीन की मिसाइलें। आपको बता दें जापान के रक्षा मंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीन की तरफ से दागी गई 5 मिसाइलें जापान के इलाके में गिरी हैं। और ये एक गंभीर मामला है क्योंकि इसका सीधा वास्ता हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। वैसे चीन का ये एक्शन इसलिए भी चिंता में डालता है दोस्तों क्योंकि बुधवार को ताइवान के एयर जोन में चीन के 27 लड़ाकू विमान देखे गए थे। उस कार्रवाई की वजह से ताइवान ने भी अपना मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था दोस्तों। अब उस टकराव के बाद गुरुवार को फिर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। मिलिट्री अभ्यास के नाम पर चीन लगातार ताइवान को चेतावनी दे रहा है, मिसाइलें दाग डराने का काम कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बहुत बड़ी खबर, आप सभी को बता दें कि जापान और चीन में पुरानी दुश्मनी है दोस्तों। जापानी और चीन में दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया में हमला कर दिया था। जापानी क्षेत्र में एक विस्फोट के बाद यह कार्रवाई जापान ने शुरू की थी। जी हां दोस्तों, और तभी से ही चीन और जापान के बीच में अनबन रहती है दोस्तों, और इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। और ऐसे में इसको जानबूझ के जापान पर हमला करार दिया जा रहा है दोस्तों। जानबूझ के चाइना की तरफ से जापान पर इस हमले को देखा जा रहा है। आप क्या मानते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जानबूझ करके जापान में यह आक्रमण चाइना की तरफ से किया गया है दोस्तों? जो भी राय होगी बताइएगा जरूर। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें अब क्वाड समूह पूरे तरीके से एक्टिव हो गया है दोस्तों। जैसे ही जापान में चाइना का ये मिसाइल गिरा है दोस्तों, क्वाड समूह के सारे देश एक्टिव हो गए हैं, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तीनों मिलकर के दोस्तों अब चाइना को घेरने की तलाश में लगे हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अपना भारत भी क्वाड देश का सदस्य है दोस्तों। और ऐसे में भारत की अब यह मजबूरी बन जाएगी दोस्तों कि भारत को उन क्वाड देशों के साथ जाना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे में आप भारत को क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों? अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एक साथ आकर के दोस्तों चाइना पर हमला करते तो क्या भारत को इन क्वाड देशों का साथ देना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर डीआरडीओ ने किया एक और बड़ा कमाल, लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा के रेंज में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से आर्म्ड कोर्स सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर की सहायता से 4 अगस्त को इसका परीक्षण किया गया दोस्तों। मिसाइलों ने सटीकता के साथ प्रहार किया और 2 अलग अलग रेंज में लक्ष्यों को सफलता पूर्वक भेदा। ऑल इंडिजीनस लेजर गाइडेड एडीजीएम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त करने के लिए
एक टेंडेम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वारहेड का इस्तेमाल करता है दोस्तों। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेजर गाइडेड ATGM के सफल परिदर्शन के लिए DRDO और भारतीय सेना की सराहना की है। अगली खबर की बात करें, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है DRDO को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोग। चलते अगली खबर की ओर, जब मिसाइलें दागी 100 फाइटर जेट उड़ाए, लेकिन दोस्तों चीन के लाइव ड्रिल से नहीं डरा ताइवान। बता दें आपको ताइवान का रिएक्शन आया है दोस्तों। ताइवान अभी झुकने के मूड में नहीं है, वो अपने देश की रक्षा करने की बात कर रहा है और चीन को भी सख्त हिदायत देता दिखाई दे रहा है दोस्तों। ताइवान के राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा है कि चीन इस समय ताइवान के आसपास के इलाकों में मिलिट्री अभ्यास कर रहा है। ऐसे समय में जब अब बीजिंग से संयम से काम करने की अपील करते हैं, ताइवान इस विवाद को नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन हर कीमत पर अपनी संप्रभुता और अपने लोकतंत्र की रक्षा करने वाला है। यानी कि दोस्तों ताइवान के आत्मबल दोस्तों ऊंचे नजर आ रहे हैं और चाइना से तनक भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारतीय मीडिया पर बुरी तरह भड़क गया चीन। कहा दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने भारतीय मीडिया पर निशाना साधा है दोस्तों। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से उपजे तनाव की रिपोर्टिंग को लेकर चीन ने भारतीय मीडिया से जिम्मेदार रवैया अपनाने की अपील की है। चीन का कहना है कि आशा है कि भारतीय मीडिया ताइवान से संबंधित रिपोर्टों में जिम्मेदार रवैया अपनाएगा। नई दिल्ली में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियोजियान ने संयुक्त राष्ट्र के बयान को रीट्वीट करते हुए कहा है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान उसी चीन का अविभाज्य हिस्सा है। आशा है कि भारतीय मीडिया ताइवान से संबंधित रिपोर्टों में जिम्मेदार रवैया अपनाएगा, ताइवान के सवाल के ऐतिहासिक पहलुओं का सम्मान करेगा और इस तथ्य और यथा स्थिति का सम्मान करेगा कि ताइवान स्ट्रीट के दोनों पक्ष एक ही चीन के हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब भारतीय मीडिया पर भी दोस्तों चाइना भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों। नई दिल्ली में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियोजियान को कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां आर्टिकल 370 हटने की तीसरी बरसी से पहले एक और आतंकी हमला पुलवामा में मौजूद मजदूरों को बनाया निशाना, जिसमें एक की मौत। जी हां, पुलवामा के गदूरा इलाके में आतंकियों के ग्रेनेड अटैक में एक प्रवासी मजदूर की जान चली गई, वहीं 2 मजदूर घायल हो गए। आपको बता दें कि 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए जाने की तीसरी बरसी और इससे पहले आतंकियों ने हमला किया है दोस्तों। पुलिस का कहना है कि इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है। मारे गए मजदूर की पहचान मोहम्मद मुमताज के रूप में हुई है दोस्तों, जो कि बिहार के सकवा परसा का रहने वाला था। घायलों का इलाज पुलवामा के जिला अस्पताल में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इससे भी बड़ी खबर है, जहां पर भारत को बदनाम करने की नई साजिश, कश्मीर पर पाकिस्तान के टूल किट का हुआ पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 3 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया था। उस समय भी पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था और आज भी कर रहा है दोस्तों। वहीं इसी बीच बड़ी खबर है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 3 साल पूरे होने के मौके पर पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने के लिए टूल किट बनाई है दोस्तों। इसके जरिए पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ झूठ असत्य फैला रहा है दोस्तों। पाकिस्तान द्वारा तैयार किए गए 13 पन्नों के भारत विरोधी डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ उसके समर्थन में मजबूती से खड़ा है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने और उनके उचित समर्थन की पुष्टि करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। वो अलग अलग हैशटैग कश्मीर ब्लैक डे, घाटी की आजादी के साथ सोशल मीडिया पर धारा 370 के हटाए जाने के विरोध में ट्वीट कर रहा है। कश्मीर ब्लैक डे के रूप में सोशल मीडिया पर भी ट्वीट कर रहा है। यानी कि दोस्तों हर तरीके से दोस्तों कश्मीर पर झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, पर एक चीज कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, कश्मीर हमारा था, है और हमारा ही रहेगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जवाहरी को मार गिराने में क्या पाकिस्तान ने की थी अमेरिका की मदद। जी हाँ दोस्तों, संभावित भूमिका पर उठ रहे हैं बहुत बड़े बड़े सवाल। आपको बता दें अयमान अल जवाहरी की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत ने पाकिस्तान की संभावित भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। दरअसल कुछ खबरों में ऐसे संकेत दिए गए थे कि हो सकता है काबुल की सुरक्षित पनाहगाह में अलकायदा
प्रमुख पर सटीक हमले के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ये इस देश में अमेरिका की मिली ये पहली बड़ी कामयाबी थी। अमेरिका ने इस सप्ताहांत अफगानिस्तान की राजधानी में किए गए एक ड्रोन हमले में जवाहरी को मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, काबुल में हुए इस हमले के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जवाहरी पर हमले के लिए CIA ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। दरअसल ये हमला वॉशिंगटन में अमेरिका के टॉप सैन्य अधिकारी से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के 3 दिन बाद किया गया था। दोस्तों, वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF की आर्थिक मदद दिलाने के लिए अमेरिका गए हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, यानी कि अगर दोस्तों वास्तव में अफगानिस्तान यानी तालिबानियों को पता लग गया दोस्तों कि पाकिस्तान ने जवाहरी को मार गिराने में अमेरिका का साथ दिया है दोस्तों, तो तालिबान पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला दोस्तों। और यही चीज पाकिस्तान को अंदर अंदर खाई जा रही होंगी दोस्तों। अगर सच्चाई सामने आती है तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता दोस्तों कि तालिबानी उनके साथ क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर इसी खबर से जुड़ी दोस्तों एक और नया खुलासा निकलकर सामने आया है, जहां पर अमेरिका के ड्रोन हमले में सिर्फ जवाहरी ही नहीं दोस्तों बल्कि हक्कानी फैमिली के लोगों की भी हुई मौत। जी हाँ, अफगान राजदूत ने बहुत बड़ा दावा किया है दोस्तों। अमेरिका ने 31 अगस्त की रात काबुल में हुए एक ड्रोन हमले में अलकायदा नेता आयमान अल जवाहरी को ढेर कर दिया। अब दावा किया जा रहा है कि इस हमले में अलकायदा के करीबी हक्कानी के परिवार के सदस्य भी मारे गए थे। और ये दावा दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि खुद ताजिकिस्तान में अफगान राजदूत मोहम्मद जहीर अकबर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारत में हमला करने की फिराक में नया आतंकी संगठन लश्कर-ए-खालसा एजेंसियों ने सरकार को सौंपी खुफिया रिपोर्ट। जी हाँ, सरकार को लश्कर-ए-खालसा नाम के एक नए आतंकी संगठन के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। यह आतंकी संगठन स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले या उसके दौरान राष्ट्रीय राजधानी और जम्मू कश्मीर में भी हमले शुरू करने की योजना बना रहा है दोस्तों। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बनाया है दोस्तों। इसके पीछे कई अन्य आतंकी संगठन भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां 15 अगस्त से पहले कुरुक्षेत्र को दहलाने की कोशिश हुई नाकाम, टाइमर के साथ 1.5 किलो RDX बरामद। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 15 अगस्त से पहले STF ने दहशतगर्दों की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दहशतगर्द कुरुक्षेत्र को दहलाने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति की निशानदेही पर STF टीम ने बम बरामद किया। बरामद बम पर टाइमर और विस्फोटक RDX भी लगा हुआ था, जिसे बम निरोधक दस्ते की मदद से डिफ्यूज करा दिया गया। यानी कि दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर भारत में आतंक और दहशत फैलाने के मंसूबे लेकर आए थे ये आतंकी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहाँ चीन ताइवान ही नहीं नैन्सी पेलोसी के बयान से सिंगापुर में भी हुआ टकराव, सरकार को जारी करनी पड़ी चेतावनी। जी हाँ, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जब से एशिया दौरे पर आई है, विवादों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हाँ दोस्तों, अब सिंगापुर में उनके एक बयान ने वहां की सरकार को चिंता में डाल दिया है। जी हाँ, असल में नैन्सी पेलोसी ने सिंगापुर के बिजनेस कंपनियों को सुझाव दिया था कि उन्हें LGBT समुदाय का समर्थन करना चाहिए, उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। अब इस समय सिंगापुर में LGBT समुदाय को लेकर असहजता जारी है दोस्तों। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सेक्शन 377A वहां पर अभी भी हटाया नहीं गया है। पुरुषों के बीच बनने वाले संबंधों को भी आपराधिक माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब नैन्सी पेलोसी ने LGBT समुदाय की बात कर दी तो सिंगापुर सरकार चिंता में आ गई। सिंगापुर सरकार ने जारी बयान में कहा कि LGBT से जुड़े तमाम मुद्दों पर सिंगापुर को ही बहस करने का अधिकार है। अगली खबर की बात करें, जहां पर ताइवान पर G7 देशों के रुख से चीन हुआ नाराज, जापान के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर दी रद्द। जी हां, वैश्विक राजनीति के भूपटल पर ताइवान को लेकर छिड़ा विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है दोस्तों। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चिढ़ा बैठा चीन अब इसे लेकर G7 देशों के रुख से नाराज है और इस बीच उसने जापान के साथ होने वाले द्विपक्षीय वार्ता को भी रद्द कर दिया है दोस्तों। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी और उनके जापानी समकक्ष के साथ होने वाली बैठक रद्द हो गई है दोस्तों। ये बैठक कंबोडिया में आसियान के
कार्यक्रम से इतर होनी थी। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ताइवान को लेकर G7 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। चीन उनके बयान की कड़ी निंदा करता है, यानी कि दोस्तों अब सब चाइना के विरोध खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यही मौका है, लोहा गर्म है दोस्तों, हथौड़ा मार देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोग। एक और खबर की बात करें जहां श्रीलंका ने चीन के सामने टेके घुटने, संकट ग्रस्त देश ने वन चाइना पॉलिसी का किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने चीन के वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है। दोस्तों, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की ताइवान यात्रा के एक दिन बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि श्रीलंका वन चाइना पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी यात्रा के बाद चीन ताइवान को घेरने की कोशिश में है दोस्तों, और श्रीलंका का ये कदम भी उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, भारत ने श्रीलंका के मुश्किल घड़ी में दोस्तों जमकर इसकी मदद की, लेकिन दोस्तों फिर भी श्रीलंका अपनी हरकतों से बाज आता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, फिर भी श्रीलंका चाइना की तरफ झुकता नजर आ रहा है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत को श्रीलंका की मदद विचार करने के बाद ही करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब श्रीलंका को ये चीज मालूम ही नहीं है दोस्तों कि भारत क्या चाहता है, तो ऐसे देशों की मदद करके भी क्या फायदा। दोस्तों, मानते इस बात को या नहीं बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां भिड़ गए पड़ोसी देश अजरबैजान व आर्मीनिया, कई सैनिकों की हुई मौत। जी हां, रशिया यूक्रेन जंग थम नहीं रही और ताइवान व चीन के बीच सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है दोस्तों। और इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, मध्य एशियाई देश अजरबैजान व पड़ोसी देश आर्मीनिया में ठन गई है। अजरबैजान ने ड्रोन से आर्मीनिया के कई इलाकों में बमबारी कर दी। उसने नागर्नो काराबाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। जी हां, अजरबैजान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला किया है। उसने तुर्की से मिले ड्रोन से आर्मीनिया के कई हथियारों को तबाह कर दिया। झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पाकिस्तान में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव, अक्टूबर के लिए ECP ने की है ये तैयारी। जी हां, पाकिस्तान का चुनाव आयोग तय समय से एक साल पहले आम चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि मुल्क में इसी साल अक्टूबर महीने में ही चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान चुनाव आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम पूरा कर लिया है और उनके बारे में किसी भी आपत्ति को खत्म कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि सभी राष्ट्रीय और प्रांतीय सीटों के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में काम पूरा कर लिया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां नौसेना की महिला अधिकारियों ने रचा इतिहास, पहली बार पूरा किया समुद्री टोही मिशन। जी हां, महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है दोस्तों। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर समुद्री सैन्य परीक्षण टोही एवं निगरानी मिशन पूरा किया है। नेवल एयर एनक्लेव पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना INS 314 की 5 अधिकारियों ने यह मिशन पूरा किया है दोस्तों। वहीं भारतीय सेना ने गुरुवार को बताया कि फॉरवर्ड इलाकों में तैनात सैनिकों को सुरक्षित और विश्वसनीय आवाज, वीडियो और डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के पास ट्रांसपोर्टेबल सैटेलाइट टर्मिनल दे दिए गए हैं दोस्तों। ये TST उच्च गतिशीलता वाहन पर आधारित है। समय दोस्तों, इन महिलाओं के जुनून के लिए और इनकी सफलता के लिए इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा हमारी भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों को। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अगर चीन ताइवान के बीच हुआ युद्ध तो भारत समेत दुनिया करेगी त्राहिमाम। जी हां, हो जाएगी। इन चीजों की किल्लत आपको बताना बेहद जरूरी है दोस्तों। आपको बता दें, भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, 20 करोड़ से ज्यादा लोग लैपटॉप और कार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि अगर ये युद्ध हुआ तो मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल सब पर संकट गहरा जाएगा। दुनिया भर में हजारों कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। सैकड़ों कंपनियों को अरबों का नुकसान होगा। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जिस चिप या फिर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है वो ताइवान में तैयार होता है दोस्तों। दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है और अगर ताइवान में उत्पादन बंद हो गया तो झटका पूरी दुनिया को लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक के सामान महंगा होना तय हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनियां दोस्तों ताइवान से सेमीकंडक्टर खरीदती है, वो चाहे एप्पल या क्वालकॉम हो या निविडिया या माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, एसस, यामाहा, पैनासोनिक। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बड़ी सी बड़ी कंपनियां ताइवान पर निर्भर है दोस्तों। ऐसे में पूरे विश्व में त्राहिमाम मच सकता
है। मानते कि नहीं इस बात को बताइएगा जरूर, क्योंकि ताइवान ही एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जहां पर ये चिपसेट तैयार होते हैं और कहीं भी नहीं। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 11.64% पहुंची। सामने आए 2000 से भी ज्यादा केस। जी हाँ, दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2202 नए मामले निकलकर सामने आए हैं और 4 मरीजों की मौत हो गई तथा संक्रमण दर 11.64% रही है। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में ये लगातार चौथा दिन है जब संक्रमण दर 10% से ऊपर रही है दोस्तों। इससे पहले 24 जनवरी को दिल्ली में संक्रमण दर 11.79% दर्ज की गई थी। अगली खबर की बात करें जहां पर गुजरात में कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। नरेश भाई रावल और राजू परमार ने दिया इस्तीफा। जी हां, गुजरात में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेसी नेता राजू परमार और नरेश भाई रावल ने पार्टी के अन्य सभी पदों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर असम में मदरसे में जिहादी ट्रेनिंग, बांग्लादेश के आतंकी संगठन से फंडिंग, बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। जी हां, असम में रहकर एक मदरसे बांग्लादेश के आतंकी संगठन से कथित रूप से संबंध रखने वाले प्रमुख मुफ्ती के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है दोस्तों। मुफ्ती को गिरफ्तार करने के बाद उस मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया है जहां से वो विदेश के आतंकी संगठन के मंसूबों को कामयाब करने की ट्रेनिंग देता था। जी हां, ये मामला असम के मोरी गांव से जुड़ा हुआ है जहां एक मदरसे के प्रमुख मुफ्ती को आतंक फैलाने में सहायता देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आतंकी संगठन अंसारुल इस्लाम के साथ मदरसे के प्रमुख मुफ्ती के संबंध होने के आरोप हैं दोस्तों। अंसारुल इस्लाम बांग्लादेश से सक्रिय है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर स्वतंत्रता दिवस के लिए पोस्ट ऑफिस से घर बैठे खरीदें तिरंगा, सिर्फ इतने रुपए करने होंगे खर्च। जी हां दोस्तों, भारत कुछ ही दिनों में स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। तमाम शहरों में इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। सरकार इस स्वतंत्रता दिवस को खास मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है दोस्तों। इसके तहत लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समेत तमाम नेताओं और लोकप्रिय लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की अपनी प्रोफाइल फोटो को बदलते हुए तिरंगा लगा लिया है। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस नजदीक होने के चलते देशवासी जमकर तिरंगे की खरीदारी कर रहे हैं। यदि आप भी 15 अगस्त पर अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं तो फिर से घर बैठे मंगवा सकते हो और वो भी सस्ते दरों पर। दरअसल पोस्ट ऑफिस आपके घर तक तिरंगा पहुंचा रहा है दोस्तों। इसके लिए आपको सिर्फ 25 रुपए ही खर्च करने होंगे। 1 अगस्त 2022 से तिरंगे की बिक्री शुरू भी कर दी गई है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट www.epostoffice.gov.in पर लॉगिन करके आप फ्लैग खरीद सकते हैं। जी हाँ, आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के जरिए तिरंगा पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में कितने भाई बहन हैं जो पोस्ट ऑफिस से इस तिरंगे को खरीदेंगे या खरीद चुके हैं दोस्तों, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आशा करता हूं बताएंगे आप लोग दोस्तों। और वीडियो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा अपने भारत देश के लिए दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इस दिन मिलेगी 12वीं किस्त की रकम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके कह दी बड़ी बात। बता दें, प्रधानमंत्री किसान की अगली किस्त इस महीने मिल सकती है दोस्तों। दरअसल इस योजना के तहत किसानों को साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में दी जाती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में दी जाती है। तो वहीं तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। इस हिसाब से अगले महीने में किसानों के खाते में पीएम किसान की 12वीं किस्त आ सकती है। जी हाँ, बाकी सारी जानकारी हमने दोस्तों, कैसे आप अपना आवेदन अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी। आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारी खबरें बहुत अच्छी लगी होंगी। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी होगी दोस्तों तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।